हेलो एवरीवन, आईसीटी वर्चुअल क्लासेस में मैं योगेश किरनी आपका स्वागत करता हूं। तो जैसा कि आप जानते हैं, हम लोगों ने साउंड कंप्लीट कर लिया, ध्वनि पूरा पढ़ लिया है। तो ध्वनि में बेसिकली क्या है, साउंड जो प्रोड्यूस होता है वो वाइब्रेटिंग ऑब्जेक्ट से होता है, यानी कि जब कोई वस्तु कंपन करती है, जब कोई वस्तु वाइब्रेट करेगी तो साउंड प्रोड्यूस होता है। यानी कि साउंड के प्रोडक्शन के पीछे सबसे बड़ा मेजर रोल जो है वो किसका है, साउंड के प्रोडक्शन के पीछे जो है वाइब्रेटिंग ऑब्जेक्ट्स का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है। यानी कि वस्तु जो है हमारी क्या करेंगी, वस्तु जो हमारी कंपन करेंगी और वस्तु के कंपन से क्या उत्पन्न होती है, ध्वनि उत्पन्न होती है। साउंड के प्रोडक्शन से हमारा वाइब्रेशन या बेस कह सकता हूँ, वाइब्रेशन के प्रोडक्शन से साउंड प्रोड्यूस होता है। नेक्स्ट कह रहा है ह्यूमन बींग्स की अगर हम बात करें तो वाइब्रेशन जो वोकल कॉर्ड की होती है वो साउंड प्रोड्यूस करती है। यानी कि अगर हम अपने वोकल कॉर्ड को देखें तो गले के जस्ट नीचे यहाँ पर अगर हम कोई चीज सॉलो करेंगे तो जो ये बम्प हमारे हाथ में आया है, हल्का सा जो हमें फील हुआ है, इसको हम क्या कहते हैं, इसको ही हम बेसिकली वोकल कॉर्ड कहते हैं। ठीक है। तो ह्यूमन बीइंग की बात करें, मानव की बात करें, मनुष्य की बात करें तो जो वाइब्रेशन होती है, जो कंपन होती है, वो वोकल कॉर्ड से प्रोड्यूस होती है। ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है साउंड ट्रेवल थ्रू अ मीडियम, गैस, लिक्विड और सॉलिड। तो जो ध्वनि है वो माध्यम से चलती है। ठीक है, गैस हो गया, लिक्विड हो गया या सॉलिड हो गया, इनके माध्यम से चलती है। यानी कि जो साउंड ट्रेवल कर सकता है वो गैस, सॉलिड, लिक्विड्स पे ट्रेवल कर सकता है। यानी कि ध्वनि जो है ठोस पदार्थ, तरल पदार्थ या फिर गैस मौजूद हो तभी चल सकती है। अगर यहाँ पर इन तीनों में से कुछ भी नहीं है, यानी कि वैक्यूम है, निर्वात यहाँ पर है, तो वैक्यूम में साउंड ट्रेवल नहीं कर सकता। ध्वनि जो है वो कभी भी, याद रखिएगा, वैक्यूम में ट्रेवल नहीं कर सकती। द ईयर ड्रम सेंस द वाइब्रेशन ऑफ साउंड। जो हमारे कानों का पर्दा होता है उसको हम ईयर ड्रम कहते हैं। तो ये क्या करता है, वाइब्रेशन ऑफ साउंड को सेंस करता है। यानी कि कोई कंपन होती है उसको ये फील करेगा, महसूस करेगा एंड इसको एम्पलीफाई करके ये हमारे ब्रेन तक सिग्नल आउट करता है, यानी कि इसको भेजता है। तो बेसिकली अगर मैं बात करूं तो जो ईयर ड्रम है, यानी कि हमारे जो कानों का पर्दा है, ये वाइब्रेशन ऑफ साउंड को क्या करता है, सेंस करता है, फील करता है, महसूस करता है। ठीक है। इट सेंड द सिग्नल टू द ब्रेन। ये क्या करता है, हमारे दिमाग तक सिग्नल हम लोगों को भेजता है। इस प्रोसेस को हियरिंग कहते हैं, यानी कि इस ही प्रक्रिया को सुनने की क्षमता हम कहते हैं, सुनना कहते हैं। द नंबर ऑफ ऑसिलेशन और वाइब्रेशन पर सेकंड इज कॉल्ड फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन। जो कंपन की संख्या है या नंबर ऑफ ऑसिलेशन जो होते हैं या वाइब्रेशन जो होते हैं एक सेकंड में, एक सेकंड में कितनी बार वाइब्रेट हुई है बॉडी, कितनी बार कंपन हुआ है, उसको हम फ्रीक्वेंसी कहते हैं, या फिर हम कह सकते हैं उसी को हम फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन कहते हैं। ठीक है। नेक्स्ट है द फ्रीक्वेंसी इज एक्सप्रेस इन हर्ट्ज। तो फ्रीक्वेंसी, आवृत्ति की इकाई क्या होती है, तो इसको हम हर्ट्ज में बोलते हैं। जैसे आपने देखा होगा, यहाँ से अगर हम कोई दूरी नापे, मीटर किलोमीटर में नापेंगे, आप अपने स्कूल की दूरी मीटर में नापते होंगे, आप अपने एक गांव से दूसरे गांव को किलोमीटर में नापते होंगे, तो बेसिकली क्या है, यूनिट है हमने यहाँ पर यूज की। वैसे फ्रीक्वेंसी की जो यूनिट है ना वो हर्ट्ज होती है। ठीक है, फ्रीक्वेंसी को मेजर या मैं कह सकता हूँ फ्रीक्वेंसी के मापन के लिए हर्ट्ज हमारे पास इकाई होती है। नेक्स्ट क्या कहता है, लार्जर द एम्पलीट्यूड ऑफ वाइब्रेशन द लाउडर इज द साउंड। जितना ज्यादा ध्वनि का आयाम होगा, जितना ज्यादा आयाम यानी कि जितना ज्यादा ऊंची ध्वनि हमारी होगी, उतना ज्यादा हमें ऊंची या प्रबल ध्वनि सुनाई देगी। अगर हमारी ध्वनि का आयाम ज्यादा होगा या कंपन का आयाम ज्यादा होगा, तो हम ये कह सकते हैं जो लाउडनेस है वो किस पे डिपेंड करती है, तो लाउडनेस जो है वो डिपेंड करती है आपके एम्पलीट्यूड के स्क्वायर पे। ठीक है, लाउडनेस आपके एम्पलीट्यूड के स्क्वायर पे डिपेंड करती है, यानी कि जो प्रबलता है वो आयाम के वर्ग पर या वर्ग के समानुपाती है। ठीक है। नेक्स्ट है हाइयर द फ्रीक्वेंसी ऑफ वाइब्रेशन द हाइयर इज द पिच एंड द श्रिलर इज द साउंड। जितनी ज्यादा वाइब्रेशन होगी, जितनी ज्यादा ऊंची वाइब्रेशन बोल सकता हूं या फ्रीक्वेंसी बोल सकता हूं उस वाइब्रेशन की, जितनी ज्यादा आवृत्ति होगी उस कंपन की, उतना हमें श्रिल या फिर मैं कह सकता हूं आवाज पतली मिलेगी। पतली मतलब आप समझ सकते हो, श्रिल साउंड होता है। ठीक है, तो पिच बहुत ज्यादा होती है, अगर फ्रीक्वेंसी बढ़ा दी जाए तो पिच बढ़ जाती है। अनप्लीजेंट साउंड आर कॉल्ड नॉइज। अनप्लीजेंट साउंड क्या होता है, ऐसा साउंड जो हमारे कानों में क्या कर रहा है, हमें कंफर्टेबल फील नहीं करा है, डिस्कम्फर्ट फील करा रहा है, इसको हम अनप्लीजेंट साउंड कहते हैं। और ये होता है शोर, जिसको हम नॉइज कह सकते हैं। नेक्स्ट है एक्सेसिव और अनवांटेड साउंड लीड्स टू नॉइज पोल्यूशन। बहुत अत्यधिक और अनवांटेड, अनचाही ध्वनि हमारे वातावरण में आ जाए तो उससे ध्वनि प्रदूषण होता है। ठीक है, नॉइज पोल्यूशन में पोज हेल्थ प्रॉब्लम फॉर ह्यूमन बीइंग। और नॉइज पोल्यूशन से क्या होता है, हेल्थ रिलेटेड प्रॉब्लम हमारे सराउंडिंग में होता है, लाइक हेडेक हो गया, या हम लोगों को क्या हो जाएगा, हाइपरटेंशन हो जाएगा, हाई ब्लड प्रेशर, ऐसी प्रॉब्लम्स हो सकती है। ठीक है, अगर हमारे वातावरण में उच्च ध्वनि है या फिर कह सकता हूँ साउंड बहुत ज्यादा मौजूद है। चलिए फटाफट से नोट करेंगे दिस की कॉन्सेप्ट, देन बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट अटेम्प्ट शुड बी मेड टू मिनिमाइज नॉइज पोल्यूशन।
यानी कि अटेम्प्ट्स करने चाहिए जिससे कि ध्वनि प्रदूषण कम से कम हो। यानी कि क्या क्या अटेम्प्ट हम कर सकते हैं जिससे कि ध्वनि प्रदूषण कम हो। सबसे पहले हमें साइलेंसर्स का उपयोग करना पड़ेगा, यानी कि ऐसे साइलेंसर रिलेटेड डिवाइसेस हमें यूज करने पड़ेंगे। जो भी डिवाइस हमारे पास है, जो भी इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट्स है जिनमें बेसिकली क्या होती है, बहुत ज्यादा साउंड प्रोडक्शन होती है, जिनसे बहुत ज्यादा ध्वनि उत्पन्न होती है, उनमें साइलेंसर का उपयोग करें। साइलेंसर से होगा क्या, मैं ये तो नहीं कहता कि साइलेंसर से आवाज एकदम खत्म हो जाएगी, एकदम नील हो जाएगी, लेकिन आवाज बहुत हद तक, जो ध्वनि बहुत ज्यादा उत्पन्न हो रही है वो बहुत हद तक कम हो जाएगी, यानी कि उसका स्तर गिराया जा सकता है, उसका लेवल हम डाउन कर देंगे। तो इससे होगा क्या, बेसिकली इससे होगा ये कि नॉइज पोल्यूशन हमारे सराउंडिंग में कम होगा, ध्वनि प्रदूषण हमारे वातावरण में कम होगा। और ध्वनि प्रदूषण क्यों, क्योंकि ध्वनि की उत्पत्ति करने वाले यंत्रों से हमने ध्वनि को क्या कर दिया है, उनकी जो आवाज आ रही है, जो बहुत तेजी इंटेंसिटी की साउंड है, उसको हमने थोड़ा सा कम कर दिया है। तो इसको हम कहेंगे कि अटेम्प्ट शुड बी मेड टू मिनिमाइज नॉइज पोल्यूशन। तो नॉइज पोल्यूशन को मिनिमाइज करने के लिए हमारे पास अटेम्प्ट होने चाहिए। नेक्स्ट है प्लांटेशन ऑन द रोड साइड एंड एल्सवेयर कैन रिड्यूस नॉइज पोल्यूशन। तो प्लांटेशन करनी चाहिए, यानी कि जहां भी रेजिडेंटल एरिया है, जहां भी हम रह रहे हैं या सराउंडिंग हमारी है या रोड साइड है, वहां पर ज्यादा से ज्यादा पेड़ लगाएं। पेड़ क्या करते हैं, पेड़ जो होते हैं वो क्या करते हैं, साउंड को एब्जॉर्ब कर लेते हैं, यानी कि ध्वनि को अवशोषित कर लेते हैं। अब जब ध्वनि का अवशोषण हो जाएगा, यानी कि ध्वनि को एब्जॉर्ब कर लेंगे, तो वो ज्यादा ट्रांसमिट नहीं हो पाएगी, यानी कि वो आगे स्प्रेड नहीं हो पाएगी, फैलेगी नहीं, जिससे होगा क्या, हमारे वातावरण में ध्वनि बहुत जल्दी से क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो प्लांटेशन करने से रिड्यूस किया जा सकता है नॉइज पोल्यूशन को, यानी कि ज्यादा से ज्यादा पेड़ लगाए जाए तो इससे ध्वनि प्रदूषण को रोका जा सकता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट का क्वेश्चन अब शुरू करते हैं। तो क्वेश्चन हमारा पहला कह रहा है चूज द करेक्ट आंसर, यानी कि हमें एकदम सही उत्तर यहाँ पर ढूंढना है। यानी कि 4 ऑप्शन हमें यहाँ पर दे रखे हैं, चारों में से एक विकल्प या ऑप्शन हमारा एक सही है, तो वो हमें यहाँ पर चूज करना है। तो साउंड कैन ट्रेवल थ्रू, जो ध्वनि है वो कहाँ कहाँ चल सकती है, तो केवल गैस में चल सकती है, केवल सॉलिड ठोस में चल सकती है, केवल लिक्विड यानी कि ओनली लिक्विड्स यानी कि सिर्फ और सिर्फ तरल में चल सकती है, या सॉलिड लिक्विड एंड गैसेस कहीं पर भी ये चल सकती है। तो साउंड को मीडियम चाहिए, साउंड को क्या चाहिए, मीडियम चाहिए। अगर साउंड को मीडियम चाहिए यानी कि ध्वनि जो है माध्यम में चलती है, और ध्वनि को माध्यम की रिक्वायरमेंट है। अब ध्वनि के लिए माध्यम क्या हो सकता है, सॉलिड भी हो सकता है, लिक्विड भी हो सकता है, और गैसेस भी हो सकता है, यानी कि साउंड को ट्रैवल करने के लिए मीडियम तो चाहिए ही चाहिए। अब वो मीडियम सॉलिड हो, चाहे लिक्विड हो, चाहे गैस हो, डजंट मैटर, कोई फर्क नहीं पड़ता, साउंड ट्रेवल्स इन लिक्विड, सॉलिड एंड गैस, यानी कि ध्वनि जो है ठोस, तरल और गैस में प्रवाह करती है। लेकिन अगर मैं बात करूं यहाँ पर वैक्यूम होता, वैक्यूम का मतलब है वेयर देयर इज नो मीडियम, ऐसा एक स्पेस, ऐसी एक जगह जहां पर कोई माध्यम ही नहीं है, यानी कि ना तो वहां सॉलिड है, ना लिक्विड है, ना गैस है, तो साउंड वहां पर ट्रेवल नहीं कर सकती। चलिए नेक्स्ट है वॉइस ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग इज लाइकली टू हैव मिनिमम फ्रीक्वेंसी। सबसे कम फ्रीक्वेंसी किसकी होगी, देखो जितनी कम फ्रीक्वेंसी होगी आवाज उतनी पतली आपको सुनने को मिलेगी। तो बेबी गर्ल आपकी हो गई, यानी कि जो लड़की हो गई, न्यूबॉर्न बेबी मान लो, या छोटी लड़की हो गई, बेबी बॉय, ठीक है, अ मैन और अ वुमेन। तो यहाँ पे पूछ रहा है मिनिमम फ्रीक्वेंसी, जिसकी फ्रीक्वेंसी मिनिमम होगी उसकी पिच ज्यादा, उसकी पिच भी कम होगी, यानी कि आवाज मोटी होगी। यानी कि यहाँ पर हम बात करें तो यहाँ पर मैन हमारा राइट आंसर होगा, कि जो मैन है उसकी मिनिमम फ्रीक्वेंसी होगी, पिच बहुत कम होगी, पिच कम, तारत्व कम, यानी कि श्रिलनेस कम होगी। फ्रीक्वेंसी कम होने पर पिच कम होती है, ठीक है, ये दो बातें आपको ध्यान में रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कह रहा है इन ईच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट टी फॉर ट्रू एंड एफ फॉर फॉल्स। आपको टी यानी कि सही और गलत, यानी कि सत्य और असत्य के हिसाब से कथन पर टी और एफ लिखना है। यदि सत्य है तो टी लिखेंगे, असत्य है तो एफ लिखेंगे। द स्टेटमेंट इज ट्रू देन राइट टी, एंड इफ द स्टेटमेंट इज फॉल्स राइट एफ ओवर देयर। चलिए तो पहला क्वेश्चन कह रहा है साउंड ट्रैवल, साउंड कैन नॉट ट्रैवल इन वैक्यूम। ध्वनि जो है वो निर्वात में नहीं चल सकती, साउंड कैन नॉट ट्रैवल इन वैक्यूम। क्या बात सच है, तो साउंड कैन नॉट ट्रेवल इन वैक्यूम, बिल्कुल बात सच है, ट्रू स्टेटमेंट है। साउंड कभी भी, कैन नॉट का मतलब नहीं चल सकती, मना कर रहा है निर्वात में। क्यों, क्योंकि साउंड को मीडियम चाहिए, ध्वनि को माध्यम की आवश्यकता है। तो ध्वनि बिना माध्यम के आगे नहीं चल सकती, यानी कि ट्रैवल नहीं कर सकती वैक्यूम में, बिल्कुल सही स्टेटमेंट है ए वाला। नेक्स्ट बात करें, द नंबर ऑफ ऑसिलेशन पर सेकेंड ऑफ वाइब्रेशन ऑब्जेक्ट, ए वाइब्रेटिंग ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड टाइम पीरियड। तो वो कह रहा है कितने दोलन की संख्या हुई एक सेकंड में। एक सेकंड में अगर 10 दोलन हुए तो हमारी आवृत्ति 10 हो जाएगी। तो यहाँ पर तो ये समय की बात कर रहा है कि नंबर को, तो नंबर्स का मतलब हमारे पास क्या होता है, नंबर ऑफ ऑसिलेशन का मतलब होता है फ्रीक्वेंसी। तो ये स्टेटमेंट हमारी फॉल्स है। अगर क्वेश्चन कहता है द नंबर ऑफ ऑसिलेशन पर सेकंड ऑफ अ वाइब्रेटिंग ऑब्जेक्ट इज फ्रीक्वेंसी, तो एकदम सही जवाब था।
अगर वो कहता दोलन की पर एकांक या एक सेकंड में दोलन की संख्या को हम आवृत्ति कहते हैं तो सही है, लेकिन इसने क्वेश्चन पूछा है समय काल या आवर्त काल, तो ये हमारा रॉन्ग स्टेटमेंट है, फॉल्स है। नेक्स्ट क्या कह रहा है, इफ द एम्पलीट्यूड ऑफ वाइब्रेशन इज लार्ज साउंड इज फीबल। जितना ज्यादा एम्पलीट्यूड होगा ध्वनि उतनी कम प्रबल होगी, बिल्कुल फॉल्स स्टेटमेंट है। साउंड उतना ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाता है, फीबल नहीं होता। फीबल का मतलब होता है वीक, ठीक है, कमजोर, दुर्बल। ठीक, नेक्स्ट हमें मिल रहा है फॉर ह्यूमन ईयर्स द ऑडिबल रेंज इज 20 हर्ट्ज टू 20,000 हर्ट्ज। तो जो ह्यूमन ईयर्स है यानी कि मानव का कान है, क्या उनकी ऑडिबल रेंज 20 हर्ट्ज से लेके 20,000 हर्ट्ज है? तो बिल्कुल सही जवाब है। जो मनुष्य सुन सकता है वो 20 से लेके 20,000 हर्ट्ज तक सुन सकता है। इससे ऊपर अल्ट्रासोनिक नहीं सुन सकता, इससे नीचे इंफ्रासोनिक होती है, नहीं सुन सकता, यानी कि अश्रव्य हो जाएंगी, वो नहीं सुन सकता। नेक्स्ट है द लोअर द फ्रीक्वेंसी ऑफ वाइब्रेशन द पिच इज हाइयर, यानी कि वो कह रहा है फ्रीक्वेंसी जितनी कम पिच ज्यादा होती है, जो कि बिल्कुल गलत स्टेटमेंट है। पिच अगर बढ़ेगी फ्रीक्वेंसी बढ़ाने पर, तो अगर आवृत्ति ज्यादा है तो पिच ज्यादा होती है, ठीक है। तो ये स्टेटमेंट हमारा सही तब होगा अगर वो कहेगा कि लोअर द फ्रीक्वेंसी लोअर इज द पिच, यानी कि आवृत्ति कम तो तारत्व भी कम, तो ये कथन सही हो जाता, परंतु इस कथन में ऐसी बात नहीं हुई है। नेक्स्ट कह रहा है अनवांटेड और अनप्लीजेंट साउंड इज टर्म्ड एज म्यूजिक। ऐसा साउंड जो अनवांटेड है, अनचाहा है, अनप्लीजेंट है, विच इज डिस्कम्फर्टिंग अस, हमें कंफर्टेबल फील नहीं करा रहा है, तो क्या हम उसको म्यूजिक कहेंगे? तो ये स्टेटमेंट होगा फॉल्स। देखो, ऐसा साउंड जो अनवांटेड है, ऐसी ध्वनि जो अनचाही है, जो हमें बिल्कुल पसंद नहीं है, जो हमारे सर दर्द कर रही है, उसको हम म्यूजिक नहीं नॉइज कहते हैं। एंड नेक्स्ट कह रहा है नॉइज पोल्यूशन में कॉज पार्शियल हियरिंग इम्पेयरमेंट, यानी कि जो ध्वनि प्रदूषण होता है वो हमें आंशिक रूप से हमें क्या कर सकता है, सुनने में असमर्थ कर सकता है, तो बिल्कुल ट्रू। अच्छा, ये स्टेटमेंट आंशिक हो, पार्शियल हो, चाहे कंप्लीटली हो, पूर्ण रूप से हो, दोनों में सही होता, तो यस ये हो सकता है। तो हमारे पास ये है सत्य असत्य कथन जो हमने यहाँ पर नोट कर डाले। चलिए अब फटाफट से इन्हें नोट करेंगे, फिर बढ़ते हैं आगे अगले प्रश्न की ओर। तो नेक्स्ट कह रहा है हमें ट्रू और फॉल्स, तो यहाँ पर हमें पूरे ट्रू एंड फॉल्स हमने यहाँ पे नोट कर दिया। जल्दी से नोट करेंगे, फिर फिल इन द ब्लैंक्स का बात। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ करते हैं। फिल इन द ब्लैंक्स हमें यहाँ पर बनने हैं, यानी कि हमें रिक्त स्थान में। तो क्वेश्चन कह रहा है टाइम टेकन बाय एन ऑब्जेक्ट टू कंप्लीट वन ऑसिलेशन इज कॉल्ड, यानी कि टाइम टेकन बाय एन ऑब्जेक्ट टू कंप्लीट वन ऑसिलेशन, एक ऑसिलेशन, एक दोलन पूरा होने के समय को हम क्या कहते हैं? तो एक दोलन पूरा होने के समय को हम टाइम पीरियड कहते हैं, टाइम पीरियड हमारा होता है। सेकंड कह रहे हैं लाउडनेस इज डिटरमाइंड बाय डैश ऑफ वाइब्रेशन। लाउडनेस हमें कैसे पता लगेगी, यानी कि हमें लाउडनेस सुननी है, यानी कि ध्वनि की क्या सुननी है? प्रबलता सुननी है। तो लाउडनेस सुनने के लिए हमारे पास क्या होगा, यहाँ पर लाउडनेस डिटरमाइन होती है एम्पलीट्यूड से, एम्पलीट्यूड ऑफ वाइब्रेशन से, यानी कि हम वाइब्रेशन की एम्पलीट्यूड से क्या सुन पाते हैं? लाउडनेस सुन पाते हैं। जितना ज्यादा एम्पलीट्यूड उतनी ज्यादा हमारे पास लाउडनेस होती है। द यूनिट ऑफ फ्रीक्वेंसीज, अगर मैं फ्रीक्वेंसी की बात करूं तो फ्रीक्वेंसी की यूनिट क्या होती है? तो यूनिट होती है फ्रीक्वेंसी की हर्ट्ज, हर्ट्ज हमारी यूनिट होती है। नेक्स्ट कह रहा है अनवांटेड साउंड इज कॉल्ड, जो अनचाही ध्वनि होती है उसको हम क्या कहते हैं? तो अनवांटेड साउंड को हम कहते हैं नॉइज, ठीक है। नॉइज हमारी अनवांटेड साउंड होती है। एंड श्रिलनेस ऑफ अ साउंड इज डिटरमाइंड बाय डैश ऑफ द वाइब्रेशन। श्रिलनेस, तारत्व ध्वनि की कैसे पता लगेगी? तो ध्वनि की तारत्व हमें पता लगती है फ्रीक्वेंसी से, यानी कि आवृत्ति से हमें तारत्व का पता लगता है। चलिए फटाफट से नोट कर लेते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है अ पेंडुलम ऑसिलेट 40 टाइम्स इन 4 सेकंड, यानी कि एक पेंडुलम है और वो 40 बार क्या कर रहा है? ऑसिलेट कर रहा है, ठीक है, 4 सेकंड में 40 बार। यानी कि हम कह सकते हैं इस क्वेश्चन को अगर देखें तो 40 टाइम्स वो कर रहा है, कितने बार? 40 टाइम्स, 40 टाइम्स, 40 टाइम्स, 40
टाइम 40 बार कर रहा है कितने सेकंड में, 4 सेकंड में। ठीक है, फाइंड इट्स टाइम पीरियड एंड फ्रीक्वेंसी। तो सबसे पहले हमसे बोला है टाइम पीरियड निकाल। देखिए जो टाइम पीरियड होता है उसका मतलब होता है एक बार कितनी सेकंड में। तो अगर हम 40 टाइम देख रहे हैं 4 सेकंड में, तो एक बार निकलेगा हमारा 4/40, यानी कि 1/10। तो एक टाइम यानी कि एक बार कितनी देर में हुआ, 0.1 सेकंड में। तो ये इसका टाइम है। एक ऑसिलेशन जितने समय पर होती है उसको हम टाइम पीरियड कहते हैं। तो क्वेश्चन में कहा टाइम पीरियड, तो 0.1 सेकेंड। और फ्रीक्वेंसी का मतलब होता है एक सेकंड में कितनी बार। ठीक है, फ्रीक्वेंसी का मतलब क्या होता है, एक सेकंड में कितनी बार। तो 40 बार अगर 4 सेकंड में, तो एक सेकंड में कितनी बार, एक सेकंड में यह आएगा आपका, एक सेकंड में कितनी बार होना चाहिए इसका वाइब्रेशन। एक सेकंड में होगा 40/4, यानी कि 10। तो 10 हर्ट्ज इसकी क्या गई, फ्रीक्वेंसी। तो एक सेकंड में कितनी बार वो होती है इसकी फ्रीक्वेंसी, तो 10 हर्ट्ज। आपने फॉर्मूला पढ़ा था, टाइम इज इक्वल टू 1/f या f इक्वल टू 1/t। आवृत्ति बराबर 1/समय या समय बराबर 1/आवृत्ति, उससे भी आप कर सकते हैं। आपके आंसर सेम। चलिए नोट कर लेंगे फटाफट। तो 40 बार 4 सेकंड में, एक बारी कितनी सेकंड में, उस अनुसार हम यहाँ पर निकाल। चलिए नेक्स्ट है, द साउंड फ्रॉम अ मॉस्किटो। एक मच्छर है, उससे ध्वनि आ रही है। When it vibrate its wing, जब ये अपने पंखुड़ियों को क्या करता है, वाइब्रेट, कंपन करता है, अपनी पंखुड़ियों को हिलाता है। एट एन एवरेज रेट ऑफ 500 वाइब्रेशन पर सेकेंड, यानी कि 500 कंपन एक सेकंड में हो रही है। तो आपसे पूछा व्हाट इज टाइम पीरियड। तो बहुत आसान है, 500 वाइब्रेशन है, तो कितने सेकंड में हो रही है, 1 सेकंड में। हमें टाइम निकालना है, तो टाइम होता है एक वाइब्रेशन कितनी देर। तो एक वाइब्रेशन होगा 1/500 सेकंड में। एक को 500 से डिवाइड कर देते हैं। एक को 500 से कैसे भाग दिया जाता है, तो एक डिवाइड बाय 500। एक छोटा है तो 0 पॉइंट लगाएंगे, 0 बढ़ जाएगा। एक 0 लगा के 0, एक और 0 लगा के 0। अब 1000 आ गया, तो 1000 जो होता है 500 इंटू 2000 होता है, यानी कि ये कैंसिल। तो हमारे पास आएगा टाइम 0.002 सेकेंड। तो ये हमारा टाइम पीरियड है, यानी कि इतनी देर में वो 500, या मैं कह सकता हूँ एक वाइब्रेशन कर रहा होगा। तो 0, ठीक है। तो एक वाइब्रेशन, एक कंपन वो कर रहा होगा हमारा 0.002 सेकेंड्स, 0.002 सेकेंड है, ठीक है, मतलब टाइम की। नेक्स्ट कह रहा है आइडेंटिफाई द पार्ट विच वाइब्रेट टू प्रोड्यूस साउंड इन द फॉलोइंग इंस्ट्रूमेंट। यानी कि निम्न यहाँ पर अलग अलग इंस्ट्रूमेंट लिखे हैं, ढोलक, सितार, फ्लूट। इसमें आपको बताता है कौन सा पार्ट वाइब्रेट करता है, कंपन करता है, जिससे ध्वनि उत्पन्न होती है। तो ढोलक में आपको पता है मेम्ब्रेन होती है ना। ढोलक के ऊपर मेम्ब्रेन लगी होती है, स्ट्रेच्ड मेम्ब्रेन हम इसको कह सकते हैं। खींची हुई पूरी झिल्ली होती है, मेम्ब्रेन होती है, जिसको हम बीट करेंगे उस पर क्या होती है, आवाज आती है। तबला हो चाहे ढोलक हो, मेम्ब्रेन यहाँ पर होती है। नेक्स्ट बात कर, अच्छा ड्रम होगा तो ड्रम में भी मेम्ब्रेन ही होगी, ठीक है, जिसको हम बीट करते हैं, जिसको मारते हैं। सितार की बात करें तो स्ट्रिंग होती है यहाँ पे। स्ट्रिंग यानी कि यहाँ पर क्या होता है, एक आप कह सकते हो हमारे पास तार होगी, स्ट्रिंग होगी, राइट। तो तार हम यहाँ पर प्लग इन करेंगे तो तार हमारी बजती है। गिटार में भी सेम प्रोसेस होता है। फ्लूट की बात करें यानी कि बांसुरी में, तो एयर कॉलम यहाँ पर होगा। फ्लूट में एयर कॉलम होगा, यानी कि फ्लूट यानी कि बांसुरी में होगा हमारा वायु, हवा भरी हुई होगी। एयर कॉलम होगा, आप उसमें जैसे ही फूंक मारोगे या आप क्या करोगे, जैसे ही उसमें बेसिकली आप एयर इंसर्ट करते हो, एंड देन वो होता है ना हमारे पास होल्स होता है, तो वो होल्स क्या करते हैं, एयर कॉलम होता है, उस होल्स को हम दबाते हैं तो अलग अलग तरीके की भिन्न भिन्न वाइब्रेशन कंपन होती है, हमें आवाज सुनाई देती है। ठीक है, तो अलग अलग इंस्ट्रूमेंट में अलग अलग वाइब्रेटिंग पार्ट होते हैं। तो ये बेसिक बेसिक चीजें आपको ध्यान में रखनी है। नेक्स्ट क्लास में इसके आगे के प्रश्न करेंगे सॉल्व। आज की क्लास में इतना ही। आईसीटी वर्चुअल क्लासेस में जुड़ने के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ।